हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए नया टॉपिक लेकर के। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ब्लैडर इरिगेशन। तो ब्लैडर इरिगेशन जनरली हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं ड्यूरेशन में भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कि ब्लैडर इरिगेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स की आपको नीड होगी, कितने टाइप्स का होता है और पर्पज क्या होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज करते हैं, उन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, हर सॉल्यूशन की अलग अलग कंसंट्रेशन होगी, कॉमनेस सॉल्यूशन क्या होगा, उनमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लैडर इरिगेशन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि ब्लैडर इरिगेशन क्या होता है, फिर उसके पर्पस देखेंगे, सॉल्यूशंस जो इसमें यूज किए जाते हैं आपके ब्लैडर इरिगेशन में वो सॉल्यूशंस देखेंगे, उनकी कंसंट्रेशन देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉलो करने चाहिए वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, आर्टिकल्स की कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या हमारा उसमें प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत होगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगी वो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि क्या होता है ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन मीन्स टू फ्लश आउट द यूरिनरी ब्लैडर विद ए स्पेशल सॉल्यूशन या लिक्विड। फ्लश आउट करना, वॉश करना या क्लीनिंग करना। तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लैडर इरिगेशन क्या है, फ्लश आउट करना, वॉश करना या क्लीनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसका क्लीन करना, वॉश करना या फ्लश करना क्या कहलाता है, ब्लैडर इरिगेशन। अब इसके पर्पस क्या क्या है वो पर्पस अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या क्या पर्पस है देख लेते हैं कि टू क्लीन द ब्लैडर फ्रॉम डिकम्पोज्ड यूरिन। यूरिन में अगर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ म्यूकस अगर म्यूकस प्रेजेंट है, पस एंड ब्लड क्लोट्स अगर प्रेजेंट हैं आपके, तो उनको क्लोट्स को, म्यूकस को, उसको वॉश करने के लिए, इन्फेक्शन आगे ज़्यादा इंक्रीज न हो तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर की पेटेंसी मेंटेन करने के, अगर आपका यूरिनरी कैथेटर अगर आपका ब्लॉक हो गया है, वहाँ पर आपके डेब्रीज या म्यूकस या पस का वहाँ पर जमा हो गया है, क्लाउड्स को जम गया है अगर वहाँ पर, तो उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग क्या करते, ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। टू रिलीव कंजेशन एंड पेन इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, रिलीव कंजेशन से रिलीव करने के लिए, वहाँ पर अगर पेन है तो उसको, जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पर पेन हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिलीव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। वहाँ पर हीट एप्लीकेशन करके, यानी कि वार्म वाटर से या नॉर्मल सलाइन से, नॉर्मल जो हमारे पास में डिस्टिल वाटर है या फिर नॉर्मल सलाइन है, जो भी सॉल्यूशन है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे, लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे हम उसको वॉश करेंगे ब्लैडर इरिगेशन, तो वहाँ पर हीट एप्लीकेशन होगा आपका, राइट। तो इस हीट एप्लीकेशन से आपको उसको आराम मिलेगा पेशेंट को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, अगर आपने कोई सर्जरी की है, उसकी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है अगर बाय द वे, तो उसको हीलिंग को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए आप ब्लैडर इरिगेशन करेंगे, ब्लैडर वॉश करेंगे तो उससे हील जल्दी हो जाएगा। टू प्रिवेंट द क्लोट फॉर्मेशन इन केस ऑफ ब्लैडर सर्जरी। ब्लैडर की, अगर यूरिनरी ब्लैडर की कोई भी सर्जरीज हुई है तो उस सर्जरीज में आप क्या करते हैं, क्लोट का जो फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर, तो उसको क्या करने के लिए, उस क्लोट फॉर्मेशन जहाँ हुआ है तो उस क्लोट को वॉश आउट करने के लिए, उसको ड्रेन करने के लिए हम लोग ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। क्लोट का फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी बीपीएच की अगर सर्जरी हुई है पेशेंट की, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, या कह सकता हूं मैं हाइपरप्लासिया, बीपीएच की कंडीशन में जो हम प्रोस्टेट ग्लैंड को वहाँ रिमूव करते हैं, तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस क्लोट के जो फॉर्मेशन हुआ है उसको वॉश करने के लिए, ड्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको ड्रेन करने के लिए आप ब्लैडर इरिगेशन करते हैं, राइट। इसमें प्रोसीजर किया जाता है आपका TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को उसको क्या किया जाता है आपका, उसको चारों तरफ से जो एनलार्ज हो जाती है उसको साइज को कम किया जाता है इस प्रोसीजर के द्वारा। सर्जिकल प्रोसीजर है ये, जिसके द्वारा उसको आपकी प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाती है, जिससे क्या है कि यूरिन का रिटेंशन होने लगता है, ड्रिलिंग करके यूरिन आने लगता है, तो उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये TURP सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, अगर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ऐसा सॉल्यूशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्लीडिंग को रोका जा सकता है इसके द्वारा, राइट। अब आगे देख लेते हैं कि इसके आपका सॉल्यूशंस कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, जहाँ से क्वेश्चन रहने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार करिए आप। कौन कौन सा सॉल्यूशन, अगर वो आपसे बात करे, अगर एग्जामिनर पूछता है कॉमनेस्ट सॉल्यूशन कि कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कॉमनेस्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वहां पर आप कहेंगे कि उसको नॉर्मल सलाइन, कॉमनेस्ट की बात करते हैं। कॉमनेस्ट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें आप आंसर करेंगे नॉर्मल सलाइन। डिस्टिल वाटर आप यूज कर सकते हो, ग्लूकोज सॉल्यूशन 5%। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर तो आपसे एडवांस चलता है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक पेशेंट है जिसको सोडियम रेस्ट्रिक्शन है, सोडियम रेस्ट्रिक्शन है, उसको ब्लैडर इरिगेशन करना है हमें पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो आपके पास में 4 ऑप्शंस है। डिस्टिल वाटर, ये इसको मान लीजिए, बी आपका नॉर्मल सलाइन है, 3 आपके पास ग्लूकोज सॉल्यूशन है और 4 आपके पास में बोरिक एसिड है। बताइए कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करेंगे जब पेशेंट का सोडियम रेस्ट्रिक्शन है कि आप सोडियम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में क्या होता है आपका सोडियम होगा प्लस क्लोराइड होता है, इसमें ये नहीं यूज कर सकते उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है ग्लूकोज सॉल्यूशन 5% विद वाटर, ये आप यूज करेंगे उस कंडीशन में। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बोरिक एसिड आप कब यूज करेंगे, जब आप, बोरिक एसिड क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है एक तरह से, तो आप उसको यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बोरिक एसिड अगर आपको कहता है, वो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि बोरिक एसिड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, तो कंसेंट्रेशन होगी उसकी 2% बोरिक एसिड आप यूज करेंगे इस कंडीशन में, राइट। अगर आपको उसकी जगह ये आप ये भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यूज कर सकते हैं आप। KMnO4, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है 1:10,000। अगर 1 ml आपको ये लेना है, क्या पोटेशियम KMnO4 अगर आपने 1 ml लिया है तो 10 लीटर आपको क्या लेना होगा, आपको 10 लीटर वाटर लेना होगा इस कंडीशन में। तो इसका जो रेशियो होता है 1:10,000 का रेशियो होता है। इसी तरह एक्रिफ्लेविन अगर आप यूज करते हैं तो उसका रेशियो होता है 1:, वही सेम जो इसका रेशियो होता है 1:10,000 का रेशियो होता है। सिल्वर नाइट्रेट अगर आप यूज करते हैं तो वो इसका रेशियो होता है 1:5,000 का रेशियो होता है। एसिटिक एसिड अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका रेशियो रहेगा 1:400 का रेशियो रहेगा। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि एक पेशेंट है, वो दे सकता है आपको कि एक 29 या 30 ईयर्स एज ग्रुप का एक मेल पेशेंट है जिसको हमें ब्लैडर इरिगेशन करना है, बट इससे आगे बढ़ते हुए तो आप तुरंत कर देंगे ठीक है, वहाँ पर क्या है नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे, बट नहीं, आगे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि आगे बोलता है एग्जामिनर कि वहाँ पर उसके सूडोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, सूडोमोनास बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे इनमें से, तो कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करेंगे इस कंडीशन में, सूडोमोनास प्रेजेंट है, सूडोमोनास बैक्टीरिया की वहाँ पर आपको प्रेजेंस नजर आ रही है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे एसिटिक एसिड यूज करेंगे उस कंडीशन, राइट, एसिटिक एसिड यूज करेंगे आप उस कंडीशन में। KMnO4 क्या होता है आपका एंटीसेप्टिक, अगर आपको एंटीसेप्टिक के लिए बोला गया है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपको यूज करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको क्या
सॉल्यूशन यूज करने के लिए बोला गया है वो सॉल्यूशन आप यूज करेंगे। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट? एग्जामिनर की डिमांड क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इस हफ्ता मैंने आप लोगों को बता दिया कि पोटेशियम परमैंगनेट आपको कब यूज करना है। आपको एसिटिक एसिड कब, जब सूडोमोनास प्रेजेंट हो वहां पर, तो आपको एसिटिक एसिड यूज करना है, ठीक है? एंटीसेप्टिक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट आपको यूज करना है। सोडियम रेस्ट्रिक्शन की कंडीशन है तो वहां पर 5% ग्लूकोज प्लस वाटर आप यूज करेंगे उस कंडीशन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए टाइप्स की बात करते हैं हम लोग कि कितने टाइप का होता है आपका ब्लैडर इरिगेशन। कितने टाइप का होता है सबको पता है। आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका इंटरमिटेंट ब्लैडर इरिगेशन से, दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। इंटरमिटेंट ब्लैडर इरिगेशन या उसको बोलूँ मैं मैनुअल ब्लैडर इरिगेशन। सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन या इसको बोला जाता है CBI, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन बोला जाता है इस कंडीशन में। तो कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन 2 to 3 डेज तक किया जा सकता है, 2 से 3 दिन तक भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, आपके फिजिशियन ने रिटर्न में क्या ऑर्डर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 दिन के लिए करना है, 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए करना है या 72 आवर्स के लिए करना है। अगर कंटिन्यूसली आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आप उससे IV सेट से कर रहे हैं, अगर उसको कंटिन्यूस में 2 दिन के लिए 3 दिन के तक के लिए किया जा सकता है, तो ये कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। अगर मैं मैनुअल ब्लैडर इरिगेशन की बात करूं या इंटरमीडिएट ब्लैडर इरिगेशन की बात करूं तो एक बार आप ठीक है इसको 4 आवरली कर सकते हैं या 8 आवरली या 12 आवरली या 6 आवरली, जो भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो इंस्ट्रक्ट कर गया है, जो डॉक्टर्स ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैडर इरिगेशन करना है। ठीक है, तो ये आपका मैनुअल ब्लैडर इरिगेशन और ये होगा कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। इसमें कोई सा भी हो आपका, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो कंटिन्यूअस हो, ट्रिपल ल्यूमन यूज किया जाता है। ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर यूज किया जाता है इस कंडीशन में। ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर या बोलने में इंडवेलिंग कैथेटर यूज करते हैं। इंडवेलिंग कैथेटर आप यूज करेंगे इस कंडीशन में। कौन सा कैथेटर यूज करेंगे, या तो इंडवेलिंग कैथेटर की बात करें या ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर की बात करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, आपको शो हो रखा है, देखिए यार ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर मैंने डायग्राम में शो कर रखा है आपको। ये देखिए इसके 3 ल्यूमन्स है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कहीं पे। ये देखिएगा ये ट्रिपल ल्यूमन्स है, मिड वाले ल्यूमन्स है, इसको आप यूरोवेग से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला आपका पोर्ट है जहाँ से आप इरिगेशन, जो भी इरिगेशन सॉल्यूशन आपने IV स्टैंड पर हैंग कर रखा है उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। और तीसरा ये आपका बलून को इन्फ्लेट कराने के लिए होता है, थर्ड वाला ऑप्शन होता है आपके पास में। ठीक है, आगे और क्लियर आएगा, चिंता ना करिए, अभी थोड़ा सा 10 आगे बढ़िए आप, और अभी नेक्स्ट में और अच्छा क्लियर आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिएगा ये ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर है आपका। ठीक है, ये इसका मेन चैम्बर हो गया, ये वाले बीच वाले की बात करते हैं, ये आपका मेन चैम्बर हो गया बीच वाला जहाँ से हम यूरोवे कनेक्ट करते हैं। ये आपका ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर या इंडवेलिंग कैथेटर है। ठीक है, ये होता है चैनल फॉर बैलून विद वाल्व। ये बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, ये जो आपका बैलून है इस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यहाँ पर आपको 5 to 10 ml क्या किया जाता है, नॉर्मल सलाइन दिया जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका इरिगेशन चैनल है। ये तीसरा वाला जो चैनल है यहाँ पर देखा होगा आप लोगों को क्लियर, ये तीसरा इरिगेशन चैनल है। जो भी इरिगेशन सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे वो इस चैनल में ऐड करेंगे। ठीक है, इससे मेन वाले से यूरोवे कनेक्ट होता है, यहाँ से ये बाहर आता रहेगा। और ये तीसरा वाला जो पोर्ट आपका बना होगा, ये तीसरा वाला पोर्ट आपका इस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए काम करता है। इन्फ्लेट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का जनरली यूज करते हैं, तो 5 to 10 ml उसमें आप नॉर्मल सलाइन इन्फ्लेट इसको करने के लिए डाला जाता है इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है तो वही आपका तीनों पोर्ट्स दिखाए गए हैं इसके। देखिएगा कि ये ड्रेनेज ऑफ यूरिन, यहाँ से इसका यूरिन ड्रेन करेगा। अगर इस टाइप का आपका दे रखा है कैथेटर तो देखिएगा जिसमें तीनों एक साइड में नजर आ रहे हैं। बीच वाला ये आपका इन्फ्लेशन के लिए है, इन्फ्लेशन बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। अगर इस टाइप का है आपका तो कैथेटर, उसमें देखिए ये इस तरह के 3 चैनल होते हैं। ये इरिगेशन कैन से आप इसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी इरिगेशन सॉल्यूशन आप इससे कनेक्ट करेंगे उसको, बीच वाला जो है आपका ये इन्फ्लेशन के काम आएगा, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। थर्ड वाला होता है ये ड्रेनेज यूरिन है, यहाँ पर इसे यूरोवे कनेक्ट कर देंगे आप, राइट। तो क्लियर है आपका। नेक्स्ट
ये सबको पता है, यहाँ से IBQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज दिस? IBQ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये सबको पता होगा जिसने कैथेटराइजेशन किया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये आपका यूरोवेग होता है। क्या होता है ये क्या है आपका? ये आपका यूरोवेग है। ये क्या है आपका? ये सबको दिख रहा होगा, यूरोवेग है ये। ठीक है, यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सबको पता है ये क्या है? यूरोवेग है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसका प्रोसीजर के बारे में देखते हैं कि आगे प्रोसीजर में क्या करें, क्या क्या चीज़ें जो है। सबसे पहले आपका मैनुअली ब्लैडर इरिगेशन की बात करते हैं हम लोग कि मैनुअली ब्लैडर इरिगेशन में क्या है कि मैनुअली आपका ब्लैडर इरिगेशन इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग क्लॉट रिटेंशन। जो क्लॉट आपके वहाँ रिटेंशन हो चुका है, उन क्लॉट्स को वॉश आउट करने के लिए, उनको ड्रेन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? मैनुअली ब्लैडर इरिगेशन। चाहे वो मैनुअली हो, चाहे वो आपका कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन हो, सबका पर्पज यही होता है कि आपका दोनों का पर्पज यही है कि अंदर जो क्लॉट रिटेंशन हो चुका है, जो इन्फेक्शन है, जो पर्पज हम लोग देख चुके हैं, उसके सारे डिस्कस कर चुके हैं। मैनुअल, ठीक है, ये क्लॉट रिटेंशन जो हो रखा है उसको ड्रेन करने के लिए। कैथेटर ब्लॉकेज इज ए वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लॉन्ग टर्म कैथेटर यूजर्स। लॉन्ग टाइम तक जिन पेशेंट्स में कैथेटर डला हुआ रहता है, लॉन्ग टर्म तक रहता है, उनमें सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो होती है कैथेटर ब्लॉक हो जाता है आपका। उसमें आपके डेब्रीज हैं, आपके क्लॉट्स हैं, वो आपके जमा हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है उनका, इसीलिए उनको एक बार ब्लैडर इरिगेशन करवाया जाता है। अप टू 50% ऑफ लॉन्ग टर्म कैथेटर्स आर चेंज्ड प्रीमेच्योरली ड्यू टू कैथेटर ब्लॉकेज। कैथेटर का जो टाइम पीरियड होता है कि आप उसको 2 वीक्स तक रह सकते हैं, तो उससे पहले ही वो कैथेटर आपका प्रीमेच्योरली ब्लॉक हो जाता है। उसको क्या करना होता है? कैथेटर को आउट करना होता है या उसको ब्लैडर इरिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो उसके लिए ब्लॉकेज को दूर करने के लिए उसको क्या किया जाता है कि ब्लैडर इरिगेशन किया जाता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको आपका जो यूरो कैथेटर है वो ब्लॉक हो गया है? साइन ऑफ ब्लॉकेज कैथेटर, क्या क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे? नो यूरिन फ्लो फ्रॉम द कैथेटर, कैथेटर से यूरिन नहीं आएगा, रिटेंशन होने लग जाएगा उसका। सेकेंड, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ सुप्राप्यूबिक पेन, सुप्राप्यूबिक रीजन पर यहाँ पर पेशेंट को क्या होने लगेगा? पेन होने लगा, सीवियर पेन। और जैसे ही आप उसको फील करने की कोशिश करेंगे, सीवियर पेन की कंप्लेन करेगा पेशेंट, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तो सुप्राप्यूबिक रीजन पे क्या होगा? आपको पेन होगा। बिकमिंग मोर प्रोनाउंस्ड इज द ब्लैडर फील, जब आप ब्लैडर को फील करेंगे तो उस कंडीशन में उसको ज्यादा पेन होने लगेगा। अब इफ अनरिलीव्ड वेसोवेगल सिम्टम्स में डेवलप, फॉर एग्जाम्पल कौन से वेसोवेगल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं? अगर इसको रिलीव नहीं किया गया, तो आपने अगर पेन को रिलीव नहीं किया, दूर नहीं किया इसकी, तो उस कंडीशन में उसको वेसोवेगल सिम्टम्स डेवलप होने लगेंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे उसको स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा, हाइपोरेसिस होने लगेगा पेशेंट को, टैकीकार्डिया हो सकता है, और पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो सकती है। तो कौन कौन से वेसोवेगल सिम्टम्स, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्लॉक में कैथेटर की वजह से पेशेंट में कौन से वेसोवेगल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में आपको स्वेटिंग है, टैकीकार्डिया है और हाइपोटेंशन, इन तीनों में से कोई भी सिम्टम या तीनों सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक कंडीशन और की, जब आपका कैथेटर ब्लॉक हो गया है तो उस कंडीशन में बाईपास अराउंड द कैथेटर, कैथेटर के साथ साथ ट्यूब के साथ साथ यूरिन बाहर फ्लो होने लग जाता है, ड्रिबलिंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद करके यूरिन बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इसके साइन है किसके? कैथेटर ब्लॉकेज के। अब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसमें। एक तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए? आपको ड्रेसिंग पैक चाहिएगा, एक कैथेटर टेप 50 ml सिरिंज चाहिएगी, ये 50 ml की आपको क्या चाहिएगी? सिरिंज चाहिएगी। क्लोरहेक्सिडिन स्वाब 70% अल्कोहल, क्लोरहेक्सिडिन 70% अल्कोहल या क्लोरहेक्सिडिन के स्वाब चाहिए। ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, 2.5% क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन। आज चीज मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशंस में, तो वहाँ पर बीटाडीन भी हम लोग यूज करते हैं, बीटाडाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं ना हम लोग ब्लैडर इरिगेशन के लिए जनरली, या सोप एंड वाटर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछता है कि एक पेशेंट है जिसको बीटाडीन से एलर्जिक हिस्ट्री है, प्रीवियस में उसका ये है कि बीटाडीन जो यूज किया गया तो उसको एलर्जिक हिस्ट्री है, ऐसा उसको है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा 2.5% क्लोरहेक्सिडिन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवलॉन,
ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या यूज कर सकते हैं, आप उस कंडीशन में सेवलॉन यूज कर सकते हैं अगर उसको एलर्जी है तो उस कंडीशन में। ये ध्यान रखिएगा आप इसका। ठीक है, तो 2.5% वहां पर क्या यूज करेंगे आप लोग, सेवलॉन यूज कर लेंगे। क्लोरहेक्सिडिन यूज कर सकते हैं आप इस कंडीशन में। ठीक है, हाँ, क्लोरहेक्सिडिन स्वाब 70% आपके पास होना चाहिए। ब्लू अंडर सीट, जो ब्लू सीट आती है हमारे पास में, तो सर्जिकल में हम लोग यूज करते हैं, वो ब्लू सीट आपके पास होनी चाहिए। अनस्टेराइल एक जग चाहिए आपको। ठीक है, 500 ml वाटर नॉर्मल सलाइन चाहिए ब्लड इरिगेशन के लिए। 500 ml की जो आपकी बोतल आती है उसको आईवी स्टैंड पे हैंग कर दीजिएगा। आईवी स्टैंड आपको चाहिएगा। आईवी स्टैंड के बाद में आपका वाटर सोल्यूबल जेली भी चाहिए आपको। ठीक है, पीपीई किट आप यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में। अगर आपको लगता है कि आप फ्लश करेंगे ऊपर आने के चांसेस हैं तो उस कंडीशन में आप गॉगल या स्प्लेस यूज कर सकते हैं, आपका प्रीन यूज कर सकते हैं, पूरा पीपीई किट यूज कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसमें आपका ठीक है, आपका गाउन आ गया, आपका ग्लव्स आ गया, आपका स्प्लेस या गॉगल्स की मैं बात करूँ, आपका एप्रिन हो गया, आपका केप हो गई, मास्क हो गया, वो सारी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। और आपको ये इसके साथ में वाटर सोल्यूबल जेली जो हम यूज करते हैं, वाटर सोल्यूबल जेली आपके पास होनी चाहिए। एलोपिन जेली जो होती है वो वाटर सोल्यूबल जेली भी आपको चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, कैथेटर की अगर मैं बात करूँ साइज की, तो एडल्ट में जनरली हम लोग अगर यूरिन के लिए पास करने के लिए यूज करते हैं तो 16 फ्रेंच का यूज करते हैं। जबकि अगर मुझे ब्लडर इरिगेशन करना है तो उस कंडीशन में अगर मुझे कैथेटर यूज करना है तो वहाँ कौन सा 18 फ्रेंच का कैथेटर यूज करूँगा। 18 फ्रेंच ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर आपको यूज किया जाएगा इस कंडीशन में। जबकि अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है और अडल्ट में मुझे कैथेटर यूज करना है तो वहाँ 16 फ्रेंच का यूज करूंगा। जबकि ब्लडर इरिगेशन की कंडीशन में 18 फ्रेंच का कैथेटर यूज करना होगा मुझे उस कंडीशन में। प्रोसीजर की बात करें कि अगर आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो वही आपका यूनिवर्सल रूल कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन द पेशेंट को पूरा प्रोसीजर आप प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। प्रोसीजर के बारे में ये नहीं कि मैं हैंड वॉश करेंगे उसके बाद में ठीक है कैथेटर आपको इंसर्ट करना होगा, ट्यूब फिक्स करना होगा, ये चीज़ नहीं बतानी है। आपको पेशेंट को ये बताना है कि हम आपका ब्लडर इरिगेशन करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं आपका ब्लडर इरिगेशन, क्योंकि आपका कैथेटर को डाले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो उसको फ्लश करने के लिए, वॉश करने के लिए हम आपका ब्लडर इरिगेशन करने जा रहे हैं और उसके क्या क्या आउटकम्स हैं, तो आपका क्या कोऑपरेशन चाहिए वो आपको पूरा पेशेंट को ये एक्सप्लेन करना है, इसके फायदे क्या हैं आपको। ब्लडर इरिगेशन अगर हम करेंगे तो आपको क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, मेंटेन एसेप्सिस टेक्निक। ठीक है, आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी, कोई सा भी प्रोसीजर की आप करें, सारे प्रोसीजर में आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि पेशेंट को सेप्सिस डेवलप न हो। वैसे तो आपको एसेप्टिक टेक्निक उस कंडीशन में यूज करनी होगी पेशेंट से। दिस इज डन एज ए एसेप्टिक प्रोसीजर। ठीक है, जैसा अभी मैंने बात किया कि आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। प्रिवेंट ए यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन नहीं हो, क्लोज्ड यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम आपको यूज करना है। बीइंग ब्रोकन, प्लेस ब्लू सीट आप उसको नीचे प्लेस कर देनी है अंडर द कैथेटर एंड ड्रेनेज द कनेक्शन, ड्रेनेज बेग कनेक्शन, ड्रेनेज बेग का जो कनेक्शन है आपका वहाँ पर, और साथ में आपका जो कैथेटर आपने डाल रखा है वहाँ पर कौन सी सीट यूज करेंगे आप प्लेस ब्लू सीट को प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्रिपेयर स्टेराइल सेटअप विथ 500 ml नॉर्मल सलाइन इन किडनी डिश आपको। ठीक है, वहाँ पर आईवी स्टैंड भी चाहिएगा इसमें। ठीक है, एक चीज़ बोले वाले में मैंने साथ ही बताई होगी आपके आर्टिकल्स में आईवी स्टैंड चाहिएगा आपको। आईवी स्टैंड की जगह वो कहीं जगह आईवी पोल लिखा हुआ बताएगा, तो सॉल्यूशन की हाइट क्या रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको आईवी स्टैंड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, स्टेराइल सेटअप विद 500 नॉर्मल सलाइन्स आप लेंगे उस कंडीशन में। प्लेस अनस्टेराइल जगह आपके पास होना चाहिए, बॉटम और ट्रॉली, बॉटम रख ट्रॉली के बॉटम में आपको रख देना उसको ड्रेन करने के लिए। पीपी और स्टेराइल ग्लव्स आपको यूज करने हैं इस कंडीशन में। स्टेराइल प्रोसीजर एसेप्टिक प्रोसीजर है, इसीलिए आपको ग्लव्स यूज करने होंगे उस कंडीशन में। इस तरह आपको करेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका ट्रिपल ल्यूमन नहीं है, अगर 2 पोर्ट है आपके पास में, तो आप उस कंडीशन में ये आपका जो मेन स्ट्रीम है आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद जितना सोल्यूशन आपको देना है 150 ml आपको देना है सोल्यूशन, उतना दे दीजिए। उसके बाद इसको क्लैंप कर दीजिए, क्लैंप करते ये रुक जाएगा। ऊपर इसका रेगुलेटर होता है उसको आप नीचे कर दीजिए, ये रुक जाएगा आपका इरिगेशन। उसके बाद जितने टाइम तक रिटेन करने के लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला है, आपके डॉक्टर्स ने ऑर्डर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको उतने टाइम तक उसको रखना है। उसके बाद में फिर उसको
ड्रेन आउट करवा लेना है यहाँ से, राइट। इस तरह कनेक्ट करना है आपको इसको। ये आपका वेग होता है, देखिएगा इस टाइप का। ये आपका सॉल्यूशन है। ये क्या है आपका, ये आपका इरिगेशन सॉल्यूशन है। ये इरिगेशन सॉल्यूशन, यहाँ इसमें क्लैंप लगा हुआ होता है। ये दो सॉल्यूशन दोनों साइड ऐड कर रखे हैं इन्होंने। अगर एक से नहीं होगा दूसरा ऐड करना पड़े, ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको देना है उसको इरिगेट करना है तो यहाँ पर इन दोनों पे क्लैंप लगे होते हैं। ये क्या है, इसका क्लैंप है दोनों का, ठीक है। ये गिविंग सेट है, ये सेट होता है। इस सेट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आईवी सेट होता है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर में देखिएगा ये दो पोर्ट होते हैं, दोनों पे एक पोर्ट यहाँ, एक पोर्ट यहाँ पर। ये ब्लैडर है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये 3 वे आपका इरिगेशन कैथेटर है, ये 3 वे कैथेटर है ये आपका, ठीक है। ये 3 वे कैथेटर में से, ठीक है, आपका यहाँ एक पोर्ट इधर से ऐड हो जाता है इसमें इरिगेशन से, एक में आपका बैलून इन्फ्लेट करने के लिए होता है, और तीसरा पोर्ट में ये आपका ये लगा हुआ है, देखिएगा आपका जो यूरोबैग है, जो क्लोज सर्किट है आपका क्लोज। और यहाँ इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर भी एक इसमें क्लैंप जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर भी आप उसको क्लैंप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्यूशन के लिए एक पोर्ट आपका यहाँ हो गया, एक आपका इसके लिए हो गया, और तीसरा इसको बलून को इन्फ्लेट करने के लिए होते हैं। 3 चैम्बर बने होते हैं यहाँ पर। ये इरिगेशन सॉल्यूशन हो गया, यहाँ इसमें 2 क्लैंप लगे हुए होते हैं। ये गिविंग सेट या आईवी सेट की मैं बात करूँ, ये आईवी सेट होता है इसमें। ये 3 वे आपका ल्यूमन कैथेटर होता है। ये ब्लैडर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से ये जा रहा है इसमें, इसके थ्रू हो रहा है और यहाँ से वापस ड्रेन कर रहा है। ये आपका यूरोबैग है, ये आपका आईवी स्टैंड है, ठीक है। इसको यहाँ से भी क्लैंप कर सकते हो आप, यहाँ भी इसमें क्लैंप लगा हुआ होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको इजीली अच्छा प्रोसीजर पूरा समझ में आएगा क्लियरली। यहाँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपको ये पोजीशन होनी चाहिए। अगर पेशेंट की पोजीशन की बात करें हम लोग, तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की? स्पाइन पोजीशन हो सकती है। स्पाइन पोजीशन हमें यूज करनी चाहिए कि पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है आपका, और इसको थोड़ा सा आप, ठीक है, हैंड साइड उसका है, हेड साइड उसका रेज कर सकते हैं थोड़ा सा। लो फाउलर पोजीशन यूज कर सकते हैं इसके, लो फाउलर पोजीशन, तो थोड़ा सा इजी रहेगा उसके लिए, पेशेंट के लिए। अगर यहाँ रखोगे तो आप, या मेनली अगर आपसे पूछा दे रखा हो तो आप स्पाइन पोजीशन यूज कर सकते हैं पेशेंट के। स्पाइन पोजीशन में ये देखिएगा, ये आपका टेन होगा, ये स्टैंड पे लगा होता है। ये ट्रिपल ह्यूमन आपका कैथेटर हो गया। ट्रिपल ह्यूमन कैथेटर में यहाँ पर, ठीक है, ये यूरोबैग हो गया आपका। पेशेंट इस पोजीशन में है, तो अगर आप इसको पोजीशन को पैर के लिए पेशेंट को बोल देंगे थोड़ा सा इजीली, आपका जो ये वाला एरिया पेरिनियल एरिया है, ये पेरिनियल एरिया थोड़ा सा इजीली विजुलाइज हो जाए, तो आप पैर को उसको नी के यहाँ पर फोल्ड करने के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को कि आप, ठीक है, नी तक उसको पैरों को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा अलग कर लीजिए आप उसको, ताकि पेरिनियल एरिया इजीली विजुलाइज हो जाए। अगर आपको कैथेटराइजेशन करना है, पहले से कैथेटर अगर नहीं डला होगा पेशेंट को, तो आप कहेंगे उस कंडीशन में कि ठीक है, अगर मेल है तो उसको स्पाइन पोजीशन में आप डाल सकते हैं, अगर फीमेल है तो फिर उसको बोलेंगे आप थोड़ा सा उसको आपका बेंड कर ले, नी से बेंड कर ले, थोड़ा सा ऊपर कर ले, तो उसका पेरिनियल रीजन आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से ये बल्ब को इन्फ्लेट करने के लिए होता है, ठीक है। ये एक पोर्ट इसमें होता है आपका इरिगेशन सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है, और एक होता है इसको ड्रेन करने के लिए, बल्ब को इन्फ्लेट करने के लिए होता है, एक मैन यूरिन के ड्रेन करने के लिए होता है, और एक आप इरिगेशन सॉल्यूशन करने के लिए ट्रिपल ह्यूमन कैथेटर है, ठीक है। या सुप्राप्यूबिक रीजन से भी आप उसको एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आपका नहीं डल रहा है, कोई स्ट्रिक्चर है अगर उसमें, तो सुप्राप्यूबिक रीजन से आप उसको डाल करके ब्लड इरिगेशन किया जा सकता है। तो जैसा आपके कंफर्टेबल हो, पेशेंट का क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है पेशेंट का। ये देखिए इस तरह हम आपको उसको थाई पे फिक्स कर लेते हैं कि ये आपका ट्रिपल ह्यूमन है, इसको यहाँ पर थाई पर इसको फिक्स कर लिया हम लोगों ने, ताकि इसके मूव होने के या डिसलोज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर यहाँ इजीली इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये थाई है आपके इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है, या इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई आप उसको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो इजीली यहाँ से फिर अभी इसके डिसलोज होने के चांसेस नहीं है। इसमें देखिए ये आपका यूरोबैग, यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका इसमें यूरोबैग जुड़ा हुआ है, एक में ये आपका इसके लिए आपका जो बलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए इरिगेशन सॉल्यूशन जुड़ा हुआ है इसमें साथ में, ठीक है। इस तरह आपको अटैच कर लेना है उसको। ये देखो आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिएगा ये थाई पे आप इसको इस तरह फिक्स कर लेते हैं। जिस सिरिंज से अगर आपको देखिएगा
अगर आपको कंटिन्यूस नहीं करना है, अगर आपको मैनुअली करना है या इंटरमीडिएट करना है, तो इस तरह आप सिरिंज में ये ले लेंगे सॉल्यूशन आपका। और ये देखिए आपने यहाँ पर ये थाई पर ये फिक्स हो रखा है। आपका उसकी प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन करनी है, आपको पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखनी है कि ठीक है, जितना आवश्यक हो उतना ही पार्ट आपको ओपन करना है, ज़्यादा पार्ट ओपन नहीं करना है आपको। और ठीक है, इस तरह लेकर के आप उससे उसको फ्लश कर सकते हैं, उसको अंदर सॉल्यूशन को इंसर्ट करवाया जा सकता है, राइट। अब टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर की बात करूं मैं, तो पहला प्रायोरिटी जो होता है टेम्परेचर का वो यही होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर पे करते हैं हम लोग। कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर पे किया जाता है, आपका ब्लड इरिगेशन किया जाता है। बट अगर वो कहता है कि उसमें कोई एसेप्टिक टेक्निक आपको यूज करनी है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, क्या है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप बॉडी टेम्परेचर नहीं करेंगे। अगर आपको ऑप्शन दे रखा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहाँ पर वार्म होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे आप? वार्म सॉल्यूशन यूज करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे इस कंडीशन में? वार्म सॉल्यूशन यूज करेंगे। वार्म सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो ये सॉल्यूशन आप यूज करेंगे इस कंडीशन में। सॉल्यूशन की अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये सॉल्यूशन यूज करेंगे, वार्म सॉल्यूशन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, बाकी आप बॉडी टेम्परेचर पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसकी प्रोसीजर की, कि स्टेराइल टॉवल आपको अंडर द पेयर यूरिनरी कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग अटैच किया गया है। वहाँ पर आप क्या कर देंगे, वहाँ पर प्लास्टिक स्टेराइल जो सीट है आपके पास में, उसको आप क्या कर देंगे, उसके नीचे कवर लगा देंगे उसको, ठीक है। लेस स्टेराइल टॉवल अंडर साइट वेयर यूरिनरी कैथेटर एंड जो ड्रेनेज आपका बैग जुड़ा हुआ है, जो यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, उस वहाँ पर आप एक ब्लू सीट लगा देंगे। क्लीन कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग कनेक्शन विद क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन की भी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। क्लोरहेक्सिडिन या आपके पास जो सेवलॉन है, उस सेवलॉन से आप क्या कर लेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे, वाइप कर लेंगे। डिस्कनेक्ट एंड रैप द ड्रेनेज बैग, पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर उसको रैप कर लीजिए, फिर कनेक्ट कर लीजिए उसको ड्रेनेज बैग एंड इन ए क्लोरहेक्सिडिन स्वाब एंड इफ possible given to the patient to hold, if not keep the end wrapped and clean packaging और गॉस। तो गॉस से उसको क्लीन करके उस वाले एरिया को आप पहले क्लीन करिएगा अच्छे से। जब आप ये सॉल्यूशन अटैच करेंगे तो उससे पहले आप उसको क्या कर लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा पूरे एरिया को। यूजिंग 50 ml वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सेलाइन, या ये 150 ml तक यूज कर सकते हो। अगर आप कौन सा यूज कर रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 50 ml से वॉश कर लेंगे। ये डिपेंड करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपका ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है उसने ऑर्डर में क्या दिया है, वो आपको देखना है कि देने के लिए कितना बोला गया। नॉर्मली हम देखें तो ब्लेडर की जो कैपेसिटी कितनी होती है, 300 ml होती है। नॉर्मली की बात करना होगा कि नॉर्मली 300 ml की कैपेसिटी होती है, तो ठीक है, आप 150 ml वॉल्यूम उसको क्या करेंगे, सलाइन उसमें दे देंगे। इरिगेट द कैथेटर बाय फ्लशिंग इन एंड ड्रॉविंग बैक टू इवैक्यूएट एनी क्लॉट और डेब्रिस। आप उस चीज़ को इवैक्यूएट करेंगे कि वहाँ पर कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई डेब्रिस तो नहीं निकली है उसमें, तो उसके लिए आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इफ रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड रीजनेबल प्रेशर कैन बी यूज्ड। अगर आपको थोड़ा रेजिस्टेंस फील होता है तो थोड़ा सा रीजनेबल आप प्रेशर जेंटली फोर्स करेंगे उसको, यानी कि बहुत जबरदस्ती आपने प्रेशर दे दिया उसके ऊपर, ऐसा नहीं करेंगे आप। उस कंडीशन में आपको ठीक है एक रीजनेबल प्रेशर आपको वहाँ यूज करना है। एक्सेप्ट फॉलोइंग रीनल ट्रांसप्लांट और ब्लैडर सर्जरी। अगर आपको उसको रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट को, या ब्लैडर की कोई सर्जरी हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप ये चीज़ यूज नहीं करेंगे, प्रेशर आपको यूज नहीं करना है उस कंडीशन में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर उसकी पेशेंट की एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक पेशेंट है जिसका कि रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या ब्लैडर की सर्जरी हो रखी है, उसकी BPH हुआ है, उस कंडीशन में आपको ब्लैडर इरिगेशन करना है, तो आप क्या प्रेशर, कितना प्रेशर यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में आप प्रेशर यूज नहीं करेंगे, इजीली फ्लो पर उसको जाने देंगे, ठीक है। एम्प्टी ईच रिटर्न सिरिंज डायरेक्टली इनटू द अनस्टेराइल जग। अनस्टेराइल जग में अगर आप उससे फ्लश कर रहे हैं, यूरोवेग से नहीं, अगर सिरिंज से फ्लश कर रहे हैं, तो आप उस जो अनस्टेराइल आपके पास में जग है
ऑन द बॉटम ऑफ द ट्रॉली, ट्रॉली के बॉटम पे आप उसको रखना है और उसमें आपको एम्प्टी करते जाना है इसको। कंटिन्यू टू इरिगेट with 50 ml volumes. Continue to irrigate 150 ml volume until you achieve a clear and clot free return. आपको जब तक क्लियर और क्लॉट फ्री जब तक रिटर्न है आने लगे तब तक आप उसको क्या करते रहेंगे, इरिगेट करते रहेंगे, बराबर बराबर देते रहेंगे। जी 150 ml दिया, फिर उसको ड्रेन कर लिया, फिर भी अगर क्लियर फ्लूइड, तो आप यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हाउ इन आइडेंटिफाई कि आपका गोल आपको अचीव हो गया है, यानी कि आपने जो ब्लड इरिगेशन करना चाह रहे थे उसकी एफिशिएंसी की बात करें कि हाँ इफेक्ट कैसे आया, उसका एफिशिएंसी कैसे आई कि वो क्लियर हो गया है, गोल क्लियर हो गया है, तो आप इससे करेंगे कि जब तक वो क्लियर और क्लॉट फ्री आ गया, इट मीन्स आपने जो प्रोसीजर कर रहे थे वो प्रोसीजर आपका सफल हो गया है। रिकनेक्ट कैथेटर टू ड्रेन बैग विदाउट कॉन्टामिनेटिंग आइदर, ठीक है, आपको वो जो कैथेटर है आपका उसको वापस से जो ड्रेनेज बैग है उस ड्रेनेज बैग को वापस से रिकनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो हमने रैप करके रखा हमारा साइड में उसको कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रखने का कि आपको कॉन्टामिनेशन नहीं हो उसका, सर्जिकल जो आपने सीट ली थी उसी में आपको वो उसके साथ रैप करके रखना चाहिए था इसको। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड एंड वॉल्यूम रिटर्न्ड एंड रिकॉर्ड ऑन द फ्लूइड बैलेंस चार्ट। जो आपका फ्लूइड बैलेंसिंग चार्ट है, इनटेक आउटपुट चार्ट है, फ्लूइड बैलेंसिंग चार्ट, उसमें आपने फ्लूइड कितना दिया और कितना उससे ड्रेन आउट हुआ है उसका भी आपको कैलकुलेट करके रखना है कि कितना निकला। वो आपका इनटेक आउटपुट जो चार्ट है उस पर आपको नोट करना है, इसको मेंशन करना है कि कितना आया है। अब मैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो शुड नॉट बी डन विदाउट रिटर्न ऑर्डर, कि जब तक ऑर्डर नहीं है आपके पास में, रिटर्न हेल्थ केयर प्रोवाइडर का डॉक्टर का ऑर्डर रिटर्न नहीं है, तब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे उस कंडीशन में। एज फार एज पॉसिबल ब्लैडर इरिगेशन आर टू बी अवॉइडेड, जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप ब्लैडर इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपके पास में रिटर्न ऑर्डर नहीं है तब तक आप ब्लैडर इरिगेशन नहीं करेंगे। The safest and most effective means of irrigation the urinary system is by internal irrigation, ठीक है। जो मोस्ट इफेक्टिव इसका जो तरीका है वो आप क्या करेंगे, इंटरनल इरिगेशन। इंटरनल इरिगेशन मतलब आपका कंटिन्यूस, सीबीआई की बात करते हैं, कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है, क्लोज सिस्टम से आप करेंगे इसका, ये इफेक्टिव तरीका है। द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन्स है ये इसका, ठीक है। The fluid should be instilled gently and allowed to drain back by gravity. Gravity force के द्वारा उसको आने दीजिए, आप उसको फोर्स मत करिए, ठीक है। पेशेंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अगर आप उसको बॉटम में रखेंगे तो वो ग्रेविटी फोर्स से ठीक ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ ड्रेन करेगा, तो आप उसको फोर्सफुली नहीं करें और उसको जेंटली आप स्टिल जेंटली करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज नहीं करें और उसको अलाउ करें वापस रिटर्न होने के लिए, ठीक है। ड्रेन बैक के लिए उसको ग्रेविटी फोर्स से आने दें। If the fluid flow easily into the bladder but fail to return, if the fluid flow easily into the bladder में तो easily जा रहा है but fail to return, अगर रिटर्न नहीं हो रहा है, there is a clot over the eye of the catheter, तो कैथेटर की जो टिप है, जो कैथेटर की हमने देखी उसकी जो आगे अंदर वाली जो टिप है, यहाँ से जो ये ड्रेन करता है, ये टिप होती है उसकी, यहाँ से होता है यहाँ से, तो यहाँ पर अगर वो आपका इजीली फ्लूइड अंदर तो जा रहा है बट वो ड्रेन अगर नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपको ये कंफर्म करना है कि इसकी जो आई है, ये आई है, यहाँ पर या तो कोई क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, या कोई पस कुछ जम गई है, उसकी कंडीशन ब्लॉक हो गया है वो यहाँ पर, ये देखना है। इन सच सिचुएशन नो मोर फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लैडर बट ट्राई टू डिसक्लोज द क्लॉट बाय मिल्किंग द ट्यूबिंग। जब आपकी ट्यूब है तो उसको ट्यूब को कैसे मिल्किंग करते हैं हम लोग, अगर ये ट्यूब है तो उसको कैसे मिल्किंग करते हैं हम लोग, देखिए जैसे ये ट्यूब है तो इसको ट्यूब को कैसे मिल्किंग करते हैं हम लोग, ऐसा करके हम लोग मिल्किंग करते हैं उसको, इस हाथ से इस तरह आप उसको खींचते हैं, तो उसको प्रेशर ऐसा लगा कर मिल्किंग करेंगे, उसको लाइन करके मिल्किंग करेंगे, मिल्किंग का मतलब उसको उसका ऐसा प्रेस करेंगे आप, तो वो इजीली जो आपका क्लॉट है वो बाहर आ जाएगा, इस कंडीशन में डिसलॉज हो जाएगा वहाँ से और निकल जाएगा। ऑल द आर्टिकल्स दैट आर यूज फॉर द इरिगेशन मस्ट बी स्टेराइल। जो सारे आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे एसेप्टिक टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो सारे जो आर्टिकल्स हैं आपके वो सारे के सारे आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि सारे आर्टिकल स्टेराइल होना चाहिए। अब एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस कंडीशन में कि व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंडीशन में।
तो सबसे पहले तो आपको चेक द ऑर्डर आपको रिटर्न में मिला है या नहीं मिला है, उसको आप चेक करना है। इन्फॉर्म द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को सारे प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म करना है। पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन, रिटर्न आपकी जो कंसेंट है पेशेंट की कंसेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिटर्न जो कंसेंट है या इन्फॉर्म में कंसेंट की बात करूं, इज द रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर एंड नर्सेस, क्या होगा इस कंडीशन में? तो डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में ये क्या है, रिलेशन है। जो आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अगर बात करें तो हम लोग, तो उन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ये प्रोसीजर ठीक है आपको, जैसे ठीक है आप कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ठीक है प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। ब्लडर इरीगेशन कर रहे हैं, आई इरीगेशन कर रहे हैं, आई इंस्टिलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी प्रोसीजर कर रहे हो इस कंडीशन में आप ठीक है पेशेंट को सारा प्रोसीजर बता सकते हैं। बट अगर पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी हो रही है, उसका CAVG हो रहा है, AVR हो रहा है, DVR हो रहा है, या अगर कोई सर्जरी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसका काम है कि वो पूरा प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करें। बाकी 80 प्रोसीजर्स हैं सारे के सारे, इस कंडीशन में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्म द पेशेंट, पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना है। अरेंज आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स आपको अरेंज करके उसके बेड साइड टेबल पर रखने हैं। कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को देनी है, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, हैंड वॉश करना है। एक्सपोज ओनली द एरिया, जैसे अभी मैं बता चुका कि जितने एरिया की पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, जितने एरिया की आपको नीड है मिनिमम से मिनिमम, उतना एरिया आप एक्सपोज करेंगे। मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक आपको यूज करनी होगी उस कंडीशन में। फॉलो ऑल द स्टेप, ये नहीं कोई स्टेप आपने मिस कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है इस कंडीशन में। यूज ओनली रिकमेंडेड सॉल्यूशन, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको सॉल्यूशन के लिए बोला है, पोटेशियम परमैंगनेट या सिल्वर नाइट्रेट, बोरिक एसिड, नॉर्मल सलाइन या आपको डिस्टिल वाटर जो बोला गया है, वही सॉल्यूशन आपको यूज करना है, अपनी तरफ से नहीं ऐड कर देना है। अरेंज द फ्लो रेट फॉर कंटिन्यू ब्लडर इरिगेशन, की फ्लो रेट क्या रखना है, जितना मेंशन किया गया है उतना ही आप इसमें उसका फ्लो रेट रखेंगे। मेक श्योर दैट द फ्लूइड इज कमिंग बैक, कि आपका फ्लूइड वापस से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना अमाउंट में आ रहा है, जितना दिया उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करके रखना होगा उस कंडीशन में। क्लीन द एरिया, उससे पहले आपका जो मीटर्स वाला एरिया है, मीटर्स वाले एरिया को आप क्लीन करेंगे, ठीक है, मीटर्स वाला एरिया अच्छे से क्लीन करिए। रिप्लेस द आर्टिकल्स, सारे के सारे आर्टिकल्स वहाँ रिप्लेस कर दीजिए। रेगुलर कैथेटर केयर शुड बी गिवन टू CBI पेशेंट, जो आपका कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन वाले पेशेंट्स हैं, उनकी जो रेगुलर आपका कैथेटर क्लीनिंग वाला सिस्टम है, वो आपको रेगुलर जो केयर आप देते हैं उसको पेशेंट को, वो आपको देनी ही देनी है पेशेंट को। रेगुलर वाली जितनी केयर्स होती है कि डेली उसकी क्लीनिंग होली है, ठीक है, वो देना है। वॉच फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे रखा है पेशेंट का तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो उस कंडीशन में आप ब्लडर वॉश उसका नहीं करेंगे, पूरी फाइल अच्छे से आपको पढ़नी है पेशेंट की। वॉच फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द प्रोसीजर, जो भी आपने प्रोसीजर किया है सारे प्रोसीजर को आपको राइट डाउन करना है, कितना फ्लूइड आया है, टाइम क्या था, डेट क्या थी, वो पूरा का पूरा आपको मेंशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा सारा का सारा। रिकॉर्ड इन द प्रोग्रेस नोट्स, जो हमारे नर्सिंग नोट्स हैं वो नर्सिंग नोट्स में आपको सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। डेट एंड टाइम ऑफ द प्रोसीजर, इसमें डेट डालनी है, टाइम डालना है। इंडिकेशन फॉर द मैनुअल इरिगेशन इंक्लूडिंग द पेशेंट्स क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स, दूसरे क्लिनिकल फीचर्स आ रहे थे जिसकी वजह से आपको उसका ब्लडर इरिगेशन किया गया, क्या इंडिकेशन थी, वो इंडिकेशन भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, इस वजह से इसका ब्लडर इरिगेशन किया गया। रिजल्ट ऑफ इरिगेशन, वॉल्यूम कितना था, रिटर्न वापस हुआ, डिस्क्राइब आउटपुट कितना, क्लॉट्स कितने थे, डेब्रीज थी, ऑल्सो कलर ऑफ यूरिन, की यूरिन का कलर कैसा आ रहा था उस टाइम पे। जब कंप्लीट करने के बाद में क्लियर फ्लूइड आया या नहीं आया वो भी आपको एक बार ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऑन द फ्लूइड बैलेंस चार्ट रिकॉर्ड, फ्लूइड बैलेंस जो आपका चार्ट है, इनटेक आउटपुट चार्ट, वहां पर आप उसका वॉल्यूम, इन्फ्यूज्ड वॉल्यूम, रिटर्न कितना हुआ, कितना आपने इन्फ्यूज किया, रिटर्न कितना आया, डिफरेंस कितना रहा उन दोनों का वॉल्यूम का, वो आपको मेंशन करना है कंप्लीटली इसमें। तो इसी की ध्यान रखनी है आपको। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। तो ब्लडर इरिगेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सबसे पहले तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। तो पेशेंट को UTI हो सकता है। फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है क्योंकि वहाँ पर वार्म एरिया होता है और वेट एरिया होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया से ग्रो होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। Because it is a dark, moist and warm, injury to the mucosa of the bladder leads to growth of the bacteria in bladder. अगर म्यूकोसा में वहाँ थोड़ा सा डैमेज हो गई है वहाँ की, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं।
चेंजिंग द पीएच वैल्यू ऑफ द यूरिन बाय मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन जो दी जाती है उसकी पीएच चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, अदरवाइज तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पीएच चेंज हो जाती है, इस वजह से पेशेंट के वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर फोर्सफुली आपने दिया तो वहाँ पर इंजरी हो जाएगी, अगर आपने फोर्स ज़्यादा यूज किया तो इंजरी हो सकती है। टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ द कैथेटर, ड्यूरिंग द इंसर्शन of the catheter and procedure applied to the bladder, tissue trauma may take place। tissue trauma हो सकता है even the slight movement of the catheter, कैथेटर की अगर मूवमेंट आपने थोड़ी आगे पीछे थोड़ा खींच लिया फोर्सफुली उसको, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारे पेशेंट में ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, कैन कोज टिश्यू ट्रॉमा और ब्रेकडाउन, वहाँ पर टिश्यूज का ब्रेकडाउन हो सकता है या टिश्यूज का ट्रॉमा हो सकता है। तो टिश्यू ट्रॉमा इसमें सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपकी। थर्ड कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट का यूरिथ्रल इरिटेशन हो सकता है, यूरिथ्रा पर इरिटेशन हो सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पर आपको फील हो सकते हैं, पेन हो सकता है, तथा यूरिथ्रल मीटस पर, यूरिथ्रल मीटस जहाँ हमने क्लीन किया था उसको, वहाँ वाले एरिया पर क्या हो सकता है, पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है। विल बी एक्सपीरियंस्ड स्पेशली बाय द मेल पेशेंट, खास करके मेल पेशेंट में ज़्यादा होने के चांसेस हैं यहाँ पर आपके यूरिथ्रल इरिटेशन सेंसेशन होते हैं। ड्यू टू इनड्वेलिंग कैथेटर, इनड्वेलिंग जो कैथेटर आपने यूज किया उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकती है, यूरिथ्रल इरिटेशन हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को ब्लैडर स्पास्म हो सकता है। ब्लैडर स्पास्म में अक्कर ड्यू टू बैलून ऑफ एन इनड्वेलिंग कैथेटर रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द ब्लैडर्स में, जो आपका ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, तो आपका इनड्वेलर कैथेटर जो है वहाँ जाकर के वो वहाँ पे रेस्ट करता है, तो वहाँ पर उसका प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, तो प्रेशर की वजह से वहाँ क्या होता है, ब्लैडर में स्पास्म हो सकता है डायरेक्टली ऑन द ब्लैडर्स में। फोर्सिंग फ्लूइड मोर देन व्हाट इज टॉलरेबल बाय द पेशेंट विल लीड टू मसल स्पास्म और पेन हो सकता है पेशेंट में। ठीक है, तो फ्लूइड उसको पेशेंट को उतना ही देना है जितना कि वो बियर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए अगर क्या हो जाती है, आपकी जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर हो जाती है, एक और बता दूं, यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। एक कॉम्प्लिकेशन और होती है ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, अगर आप कैथेटर रिमूव करते हैं तो कैथेटर रिमूव के बाद में कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उसको ड्रॉप करके यूरिन आ रहा है, इसको बोलते हैं हम ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन। तो कैथेटर रिमूव करने के बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एक पेशेंट है जिसकी एज 42 ईयर्स है, उसको कैथेटर रिमूव करने के बाद पेशेंट की कंप्लेन है कि उसको ड्रिबलिंग यूरिन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैनेजमेंट करेंगे उस कंडीशन में, कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट को बताएंगे। आप बीइंग ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसको कौन सी एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, तो आपने नाम सुना होगा कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज। तो कीगल एक्सरसाइज के द्वारा क्या, जो आपकी यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है जो लूज हो गई है उसको एक्सरसाइज के द्वारा टाइट किया जा सकता है। कीगल एक्सरसाइज में कुछ नहीं होता है, पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा होता है और जो आपका लेग्स है दोनों लेग्स को आपके नी से बेंड कर लिया जाता है, बेंड करके जैसे साइकिल चलाते हैं अपने उसी हिसाब से साइकिल चलाई जाती है। या फिर दूसरी एक्सरसाइज में ऐसे आप नी को बेंड कर लीजिए, स्पाइन पोजीशन में पेशेंट लेटेगा होगा और दोनों थाइस के यहाँ बीच में आप एक काम करिएगा, उसको एक पिलो अप्लाई कर दीजिएगा। पिलो अप्लाई करने के बाद में फिर उसको पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोलिएगा कि वो ऐसा इस तरह एब्डोमेन पर उसको प्रेस करे, तो उसके द्वारा जो स्फिंक्टर आपकी यूज हो गई है वो स्फिंक्टर को एकदम उस मसल्स टॉन उसकी वापस आ सकती है। तो ये ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी एक, जब आप कैथेटर रिमूव करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये चीज़। तो ये आपका आज का टॉपिक था ब्लैडर इरिगेशन। तो ये ब्लैडर इरिगेशन जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज थी वो सारा मैंने कवर करने की कोशिश की है आपसे मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिलैक्स हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा कि देखिए जब पेशेंट का आप कैथेटर को रिमूव करते हो तो रिमूव करते टाइम आप पेशेंट को बोलते हो कि आप गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद में फिर उसको बोलते हैं कि इसको होल्ड करके रखिए। क्यों करवाते हैं हम ऐसा, उसका क्या बेनिफिट है। इस कंडीशन में मैंने आपको भी बोला कि जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर होती है वो रिलैक्स हो जाती है इस कंडीशन में, और कैथेटर की जो टिप होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है कि पेशेंट को अगर हम ब्रीदिंग होल्डिंग के लिए बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग देन होल्डिंग के बाद में, तो वो आपकी जो यूरिनरी स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाती है और आपका कैथेटर इजीली रिमूव हो जाता है।
तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये सारा इसका प्रोसीजर था। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में जरूर डालिएगा। आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी, उसको जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी जो डेली का अपडेट है, न्यू वैकेंसीज है, अदर क्वेश्चंस के लिए हमारा फेसबुक पेज है, वो भी इसी उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी के नाम से है। आप उसको चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आपका उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी के नाम से ही है। वहाँ अदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनके लिए आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।